वेलकम ऑल टू कोडी फ्रंटियर। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता पश्चात भारत, जिसमें हमने 70 इयर्स के हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंटिन्यू किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये टॉपिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली क्या है, हिस्ट्री में हम 1947 तक सभी पढ़ते हैं, लेकिन आफ्टर 1947 में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार रहता ही रहता है। चाहे आपके यूपीएससी के पेपर हो, सीडीएस सीपीएफ हो, वनडेयर्स हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस सीपीओ हो, कोई भी हो, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। जैसे आपको अगर यूपीएससी है या सीडीएस है या पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं, तो आपको वो 4 ऑप्शंस करके देंगे और बोलेंगे इन्हें क्रम में सजाइए, अरेंज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और अगर यही क्वेश्चन आपके वनडेयर का होता है तो आपको एक लाइन का क्वेश्चन होता है और उसके साथ आपको उसके ईयर या उसका एक ऑप्शन होता है जो वो पूछेंगे। लाइकवाइज कुछ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपसे पूछा जाएगा, लाइक 4 ऑप्शंस के जो क्वेश्चन होंगे, पूछा जाएगा कि भारत का पहला संविधान संशोधन, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, ठीक है, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, और इनको आपको क्रम में सजाने को दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे दिमाग में वो वर्ष और वो जो घटनाएं हैं बहुत क्लियरली हमारे नॉलेज में आनी चाहिए कि कब क्या हुआ है। इसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने ये टॉपिक उठाया है और हमने कोशिश की है कि 1947 से लेकर 2020 तक के जितने भी इवेंट्स हैं, हम उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल वे में आपको इस क्लास में प्रेजेंट करें, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 1947 से, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्लू हम बताना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके 1946 की घटना। और अगर मैं 1946 की बात करूँ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि इस वर्ष क्या हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन अगर हम बोल रहे हैं तो एक डेट है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था, जो कि ब्रिटेन की 3 सदस्यों की मिशन थी जो भारत में भेजी गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उनके बीच में विलय करवाने के लिए या उनके बीच में जो सेटलमेंट्स हैं उनको करवाने के लिए। इस कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के ही आधार पर भारत में संविधान सभा या संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, ठीक है, क्लियर। अब आगे 1947 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1947 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटली की घोषणा। अब ये बता दूं कि एटली कौन है। पूरा नाम है क्लेमेंट एटली, और क्लेमेंट एटली विंस्टन चर्चिल को हरा करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे जो लेबर पार्टी से थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक घोषणा की है जो 20 फरवरी 1947 को है, जिसके तहत इन्होंने एक डेट दी थी और उस तिथि को 30 जून 1948 तक इन्होंने घोषणा की थी कि हम भारत को आज़ादी दे देंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा हमारा एटली की घोषणा जो 20 फरवरी 1947 को हुई है। अब 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये अंतिम ब्रिटिश हैं जो भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर अपॉइंट होंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो भी माउंटबेटन का ही नाम आएगा, क्लियर। आगे हम देखेंगे कि भारत पाक विभाजन की घोषणा। अगर हम बोलते हैं भारत पाक विभाजन की घोषणा, तो ये घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को, और इसी घोषणा को माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के भी नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन हमारे विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। 27 अगस्त को कश्मीर का विलय किया जाता है और यहीं पर कश्मीर के राजा हरि सिंह थे जिन्होंने कश्मीर का विलय स्वीकारा था भारत में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसके तहत पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने सैनिकों को कबीलाई भेष में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और इस आक्रमण के बाद ही जो हमारा कश्मीर है वो उनके कब्जे में चले गया, जो आज पीओके के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हम जान गए, तो एक पॉइंट और जान ले, और वो हमारा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है 22 जुलाई 1947। इस दिन हमारे संविधान सभा ने हमारे राष्ट्र ध्वज को अपनाया है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसको डिज़ाइन किया गया था आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 3 कलर हैं, 3 कलर में केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और सबसे निचले पायदान पर हरा कलर है। इसमें सफ़ेद रंग की जो पट्टी है उसमें 24 तीलियाँ हैं और एक सर्कल बना हुआ, और ये जो 24 तीलियों का जो एक सर्कल है ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया और ये नीले कलर का है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है 1948 का, ये सर आपको कंटिन्यू करेंगे। कोडी फ्रंटियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत। जैसा कि जानते हैं आप, आज का टॉपिक है आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता पश्चात भारत।
जिसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं आपका 1947 से लेकर 2020 तक, यानी 1947 से लेकर 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के हम आए। आप इतिहास पढ़ते हैं 1947 तक पढ़ते हैं, उससे आगे घटना आप पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि आपको कहीं पर इकट्ठा ये मिलता नहीं है। ठीक है, हमने और मैम ने कोशिश की है कि आपको इकट्ठा एक जगह पर सारे पॉइंट आपको मिले। आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दें, पीसीएस दें, या फिर आप एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कोई एग्जाम देते हैं आप, सब में यही सवाल होते हैं। ठीक है, बस पूछने का उनका अंतर होता है। आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं, आपसे कहा जाता है कि इनको क्रमानुसार रखें, इनको ऑर्डर में रखें, और आपको ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन रहेगा प्रथम लोकसभा चुनाव, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपको संविधान सभा के द्वारा संविधान को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना, तीसरा रहेगा आपसे इसरो की स्थापना, चौथा घटनाक्रम आपको दिख सकता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। यानी 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया, आपसे कहा जाए कि इनको क्रम में रखिए। तो आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन सा वर्ष में घटनाक्रम कौन सा घट रहा है। ठीक है, आप अगर एसएससी एग्जाम देते हैं, कितना बार एग्जाम पूछ चुका है आपसे, एनटीपीसी में कितनी बार पूछ चुका है कि प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ है, प्रथम आपका भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड किस वर्ष दिया गया था या किसे दिया गया था। इस तरह घटनाएं हैं, या इसरो की स्थापना, आर्यभट्ट का छोड़ा जाना। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण, योजना आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, इन सब के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है और इनका क्रम लगाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो हम और मैम ने मिलकर के आपके लिए इस टॉपिक को एक जगह इकट्ठा किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक कहीं पर भी आपको इस तरह से इकट्ठा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को हम और मैम जानबूझ के इस तरह बनाया है कि एक वर्ष वो बताएंगे तो एक वर्ष हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम लोगों की पूर्ण कोशिश है कि ये आपके काम आए। ठीक है, और उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा। आपको करना क्या है, आप सिर्फ इसे ध्यान से सुने, और अगर बगल में डायरी है तो आप लेकर बैठ जाइए, इसे नोट करिए। ठीक है, तो चलिए, मैम ने आपको 1947 का बता दिया, मैं अब आपको 1948 का बता रहा हूँ, 1948 का और 1949 का। देखिए, सबसे पहले 1948 यानी आज़ादी के बाद अगले वर्ष के प्रथम महीने में, यानी कि 30 जनवरी को ही नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। ठीक है, यानी आज़ादी के बाद मात्र 5 महीने तक गांधी जी जीवित रहे और 5वें महीने में उनकी हत्या हो गई। ठीक, 30 जनवरी को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या हो गई। ये एक महत्वपूर्ण घटना हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है सी राजगोपालाचारी। ठीक, सी राजगोपालाचारी कौन थे, आपको मैंने बताया। कुछ पॉइंट पीछे थोड़ा सा रिवर्स में मारता हूँ फिर से। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली। ये किस पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी या उदार पार्टी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनता है, आपसे पूछा जाता है कि आज़ादी के समय ब्रिटिश गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन, तो आपका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, एक ही क्वेश्चन होता है, 3 तरीके से पूछा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो हम कहेंगे सी राजगोपालाचारी। या आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब भी सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे कहा जाए आजाद भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब भी सी राजगोपालाचारी। यानी पॉइंट एक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका 3 है, समझ गए बात। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं मैं कि जो पॉइंट लिखा हुआ है और जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आप बस बारीकी से इसको सुनिए, आपका सारा काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 70 वर्षों का इतिहास है, तो 70 वर्षों का इतिहास एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, जितने भी हो सकते हैं 2 से 3 क्लास लगेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। आपका काम है इसे ध्यान से सुनना और इसे अगर हो सके तो कलमबद्ध करिए। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया सी राजगोपालाचारी, इससे 3 सवाल आपका कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तो सी राजगोपालाचारी। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तब भी सी राजगोपालाचारी। और अगर आपसे पूछा जाए आज़ादी के समय या स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन। या अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो पॉइंट एक ही होता है। इस एक पॉइंट से 2 क्वेश्चन, इस एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन, समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, तीसरा पॉइंट है आपका जिन्ना का निधन। 11 सितंबर को जिन्ना साहब का, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पाकिस्तान में निधन हो गया। अब आप यहाँ ये समझिए, जिन्ना साहब आज़ादी, पाकिस्तान के अलग देश की मांग की और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। 14 अगस्त को निर्माण हो गया। 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु मात्र 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हैदराबाद का विलय। तो जहां तक आप जानते हैं, इसमें प्रधानमंत्री आपके थे जवाहरलाल नेहरू और इस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना किसी सूचना के, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी सूचित नहीं की, और इन्होंने हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई के तहत कर लिया। और हैदराबाद का विलय होता है 17 सितंबर को, 3 घंटे की पुलिस झड़प के बाद।
नेक्स्ट आपका है देखिए लंदन ओलंपिक। जिस साल भारत आज़ाद हुआ उसके नेक्स्ट वर्ष में आपका लंदन ओलंपिक का आयोजन हुआ। यानी आज़ाद भारत का ये पहला ओलंपिक था जिसमें कि भारत ने पार्टिसिपेट किया, यानी भारत इसमें शामिल हुआ। और भारत इसमें शामिल ही नहीं हुआ बल्कि इसमें भारत के लिए गौरव के क्षण आए और भारतीय हॉकी टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अब आपका 1949। ठीक, 1949, 1948 का पॉइंट हो गया, 1947 का पॉइंट हो गया। 47 के आपके 8 पॉइंट हैं कुल, 48 के आपके कुल मिलाकर के 5 पॉइंट। ध्यान रखिएगा, अब इस 5 पॉइंट से और इस 8 पॉइंट से बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट आइएगा 1949। 1949 में सबसे पहली बात तो ये कि संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान का निर्माण होता है। ठीक, संविधान का जब निर्माण होता है तो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान के कुछ भागों को अंगीकृत किया गया, यानी आंशिक रूप से इसे स्वीकार किया गया, जिसमें इसमें नागरिकता शामिल थी। ठीक है, यानी इस तिथि को जो भारत में थे वो भारत के नागरिक थे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दूसरा पॉइंट, मुथम्मा वेलियप्पा। ये कौन है? तो यूपीएससी के एग्जाम में पहली महिला ये थी। 1949 में यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें ये मुथम्मा वेलियप्पा ये पहली महिला हैं जो कि यूपीएससी को क्वालिफाई करती हैं और इन्हें आईएफएस का पद दिया जाता है। ठीक है, और ये आईएफएस बनती हैं। अब जब बात हो गई मुथम्मा वेलियप्पा की, ये पहली महिला आईएफएस है, या आपसे कहा जाए कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, तो आप कहिएगा मुथम्मा वेलियप्पा। यदि आपसे कहा जाए भारत की पहली महिला आईएएस, तो पहली महिला आईएएस कौन है? ये तो भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? अन्ना रज्म मल्होत्रा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, अन्ना रज्म मल्होत्रा। ये भारत की पहली महिला आईएएस है। ठीक, अब जब भारत की पहली महिला आईएएस की बात कर लिए, पहली महिला आईएफएस की बात कर लिए, तो पहली महिला आईपीएस की बात करें। और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये पता होगा कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ठीक है, जो वर्तमान में अभी पुडुचेरी की उपराज्यपाल है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट आपका 1950 में, यहाँ चलते हैं आपको मैम के साथ। चलिए, अब हम आते हैं 1950 के पॉइंट्स में। और 1950 के पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 26 जनवरी 1950। ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में संविधान को लागू किया गया और इसी तिथि को हम कहते हैं डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रारंभ की तारीख। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात इनमें से क्या है कि इसी को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 50 में ही हमारा जो भारत है वो गणराज्य बना या गणतंत्र बना। ठीक है, आगे के पॉइंट को हम देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है भारत में, ये बनाए गए। और 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर ये बनते हैं। और इसी तिथि को संविधान सभा के द्वारा राज्य चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया जाता है। ये अशोक स्तंभ जो है ये अशोक के सारनाथ अभिलेख से लिया गया है और इसी के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके दाएं तरफ जो होगा ये सांड है और इसके बाएं तरफ घोड़ा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 28 फरवरी को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो इनके चेयरमैन बनते हैं। और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, जन गण मन, तो सभी को ये पता है कि ये राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिसका टोटल जो टाइम है वो 52 सेकेंड्स का गाया हुआ है ये इसको गाने में लगता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनकी पत्रिका तत्वबोधिनी में, ठीक है, उनकी पत्रिका तत्वबोधिनी में भारत विधाता शीर्षक के तौर पर ये उन्होंने लिखा था। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे उनके लिए ये गाना गाया गया था 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 को ये हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। और अगर पूछा जाए कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया है तो ये अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। इसी की तरह हमारा राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत अगर हम बोलें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ, जिससे हमारे राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। राष्ट्रीय गीत के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि 1896 को भी जो ये ईयर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था और पहली बार राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाई गई और राष्ट्रीय गान 1911 में गाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के तौर पर। ठीक है,
15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे एक तरीके से कहा जाएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, का निधन होता है। और इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं सर आपके साथ। जैसा कि मैम ने आपको 1950 के बारे में सारी जानकारी दे दी कि 1950 के सारे पॉइंट एक जगह इकट्ठा हैं और मैम ने अपने स्तर से बहुत बेहतर जानकारी आपको दी है। ठीक है, कुछ पॉइंट और हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए 28 फरवरी को मैम ने बताया आपको कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, 28 फरवरी को हुआ। आपसे बोला मैम ने कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते हैं यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। कुछ क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है कि योजना आयोग का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से लिया। तो योजना आयोग का प्रारूप कहाँ से लिया, रसिया से लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रगीत के बारे में मैंने आपको बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से इसे लिया था। तो आपको एक पॉइंट यहाँ और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह से प्रेरित होकर लिखी थी, तो सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ और काम आएगा। ठीक है, चलिए तब चलते हैं 1951 की घटनाओं को देखते हैं। 1951 में सबसे पहले 4 से 11 मार्च को प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ और इसका आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। यानी प्रथम एशियाई खेल, एशियाई देशों का यह प्रथम खेल था और इसका आयोजन आज़ादी के मात्र 3 साल बाद इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और इसका आयोजन होता है दिल्ली में। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा के प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट संविधान संशोधन। देखिए 1951 की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी पहला संविधान में पहला संशोधन। यानी 26 जनवरी 1950 से संविधान को पूर्ण रूपेण स्वीकारा गया। ठीक, और इसके बाद पहला संविधान संशोधन 1951 में हो जाता है। ठीक, किस मुद्दे पर होता है, तो भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। ये पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पहला संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट। देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है, ये हुई थी 1951 में, 1951 में। और ये आपका कुल भारत का उस समय ये 9वां जनगणना था, 9th जनगणना था। ठीक है, आज पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में कितनी जनगणना भारत में हो गई, तो 15 जनगणना हो गई। प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी, 1872 में आपका लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। दूसरा जनगणना कब हुआ था, दूसरा आपसे कहा जाएगा कि प्रथम जनगणना कब हुई, तो आप ध्यान रखिएगा 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। अगर आपसे कहा जाए कि नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो 1881 रिपन। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम जनगणना कब हुई थी। प्रथम जनगणना भारत में हुई थी 1872 में। 1872 में उसमें कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड मेयो। फिर आपसे कहा जाएगा प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और इस समय गवर्नर जनरल थे रिपन। ठीक है, और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में आपकी जनगणना लगातार हो रही है। और जो वर्तमान में 2011 की जनगणना हो रखी है, जिसके जो डाटा अंतिम डाटा है, ये आपकी भारत की कुल 15वीं जनगणना थी और आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ, तो 1951 में हुआ। ये कौन सी जनगणना थी, तो 9वीं जनगणना थी। अब तक कितनी जनगणना हो गई है, तो 15 जनगणना हो गई है। स्वतंत्र भारत की कुल कौन सी जनगणना थी 2011 वाली, तो 7वीं। अब चूंकि 2021 आने वाला है और आपके जनगणना का कार्यक्रम इसी साल शुरू होने वाला है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है, तो वर्तमान जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी और आज़ाद भारत की ये 8वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट है आपका 1952। तो आप देखिए 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव होता है, यानी लोकसभा का पहला चुनाव होता है 1952 में। ठीक, इस पे आपके बहुत सारे सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, हर जगह पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, कब संपन्न हुआ, तो 1952 में हुआ था। और इसके चुनाव होने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1953 में आपका इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई। ये भारत सरकार की प्रथम एयरलाइंस कंपनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1953 की ये थी कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया तेंजिंग नोर्गे और आपका एडमंड हिलेरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 1954 में 28 जून को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटती है ट्राम्बे यानी मुंबई में बार्क की स्थापना। बार्क बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को पेश करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। ठीक है,
इसी ट्राम्बे में बार्क की स्थापना के साथ ही। अब नेक्स्ट है आपका पांडिचेरी की यूनियन टेरिटरी की स्थापना, यानी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है आपका 1954 में, ठीक है, जहाँ की वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, किरण बेदी, ठीक है। अब चलते हैं आपको मैम लेके चलती हैं 1955 पे।